आवर चैनल बिलीव इन लर्निंग। आज हम लोग हमारे इकोनॉमिक्स की क्लास में बात करने वाले हैं पार्ट बी पर, जिसको जो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम अगर बात करें तो हमें मेन पढ़ना है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आती है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? तो गुड्स एक ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मैन मेड के द्वारा बनाए जाते हैं, और इसे हम लोगों के वांट्स और उनके सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग हम उनको क्या करते हैं, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम उनके उस प्राइस पर उनको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। कंजम्पशन ऑफ गुड्स क्या होता है? दूज फाइनल गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। वो सभी गुड्स जो हमारे ह्यूमंस को, हमारे कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि कंजम्पशन जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक लेस का पैकेट लिया, उस लेस को लेस चिप्स लिए हमने और उसको हमने खा लिया, तो ये क्या हो गया? कंजम्पशन कर लिया। ठीक। अगर हमने एक पैकेट दूध परचेज़ किया, उसको हमने घर में खाने पकाने में यूज़ कर लिया, तो ये क्या हो गया? कंजम्पशन हुआ। ठीक। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? दूज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन, दीज गुड्स आर यूज फॉर जनरेटिंग इनकम। वो सभी गुड्स जो कि हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई मशीन है, मतलब जैसे कि मान लीजिए एक केक है, तो केक क्या है? एक गुड है। उसको प्रोड्यूस होने के लिए एक मशीन की ज़रूरत है, ओवन। तो वो ओवन क्या हो गया? वो ओवन हमारा कैपिटल गुड हो गया, क्योंकि वो प्रोड्यूस यानी कि गुड्स को प्रोड्यूस करने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। तो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो सब हमारी कैपिटल गुड्स में आ जाएंगे। Final goods, these are the goods which are used either for final consumption or for investments. ये फाइनल गुड्स जब तैयार हो जाते हैं, ये दो तरीके के, दो चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। या तो आप इसका फाइनल अपने लिए कंजम्पशन कर लीजिए, या इसे आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे इस्तेमाल करिए। जैसे कि मान लीजिए दूध है, तो दूध आपने क्या किया? अपने कंजम्पशन के लिए लेकर आए। वहीं पे आप दूध खरीद रहे हैं अपने शॉप के पर्पस से, कि आप शॉप में क्या करोगे? इसी दूध से मिठाई या जो भी डिश बन सकती है उसको बना करके बेचेंगे। तो ये क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ। इंटरमीडिएट गुड्स, दे रेफर्स दूज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज एज अ रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं, जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उन सबको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है जो भी हमारे पास फिजिकल स्टॉक है, उसमें जब हम कुछ और ऐड करते हैं, या उसे हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम बनाते हैं, कुछ एडिशन करते हैं, तो वो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक। कैपिटल फॉर्मेशन, जब भी हमारे कैपिटल में चेंजेस आते हैं, स्टॉक ऑफ कैपिटल में चेंजेस आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन, जब भी हमारी फिक्स्ड कैपिटल जो होती है, या जो भी हमारे मशीन्स हैं या एसेट्स हैं, उसमें कोई भी वैल्यू उसकी कम होती है। अब वो नॉर्मल वेयर और टेयर की वजह से भी हो सकता है, या कुछ उसमें नया हमने नए जुगाड़ अपनाए, नई इन्वेंशन कर दी, जिसकी वजह से कुछ उसका पार्ट ख़राब हो गया उसको बदलने में। ठीक। तो वो जो पार्ट ख़राब हुआ, या जो भी वेयर एंड टियर हुआ उस फिक्स्ड कैपिटल का या उस फिक्स्ड एसेट्स का, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, total addition made to physical stock of capital during a period of time. It includes depreciation. ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना भी हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है, उसमें हम डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पता चल जाता है। नेट इन्वेस्टमेंट कब पता चलता है? जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टॉक वेरिएबल्स वो सभी मैग्नीट्यूड्स या वो सभी पॉइंट्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, उसे हम स्टॉक वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि नेशनल हो गया, वेल्थ हो गया, इन्वेंट्री हो गई, ये सब। फ्लोज,
फ्लोज़ क्या होता है, जितना भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कितना हम मेजर करते कि हाँ इस टाइम पीरियड पर इतना फ़्लो हुआ है पैसों का या इतना चेंजेस आए हैं, उसे हम फ़्लो कहते हैं। जैसे जो कि एग्जांपल हो गया नेशनल इनकम या चेंज इन स्टॉक। सर्कुलर फ़्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ़्लो ऑफ इनकम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारे क्या रहते हैं, हाउस होल्ड्स रहते हैं। जैसे कि हम्म, ये है हमारे हाउस होल्ड्स, ये है हमारा फर्म। तो हाउस होल्ड क्या करती है हमारे फर्म को, हाउस होल्ड हमारे फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल और क्या प्रोवाइड करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये प्रोवाइड करती है। ठीक, एंटरप्रेन्योर ये प्रोवाइड करती है। हमारी फर्म क्या करती है, हमारी फर्म ये लेकर के प्रोडक्शन करती है और प्रोडक्शन करने के बाद ये हमारे हाउस होल्ड को क्या देती है, इसी का पेमेंट करती है। ठीक है, पेमेंट करती है इन लैंड को, लैंड का रेंट देना, ठीक, और लेबर का वेजेस देना, कैपिटल का प्रॉफिट देना और इंटरप्रेन्योर का कैपिटल का इंटरेस्ट देना और इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना। ये काम कौन करता है, हमारा सर्कुलर फ्लो, मतलब ये फर्म हमारे हाउस होल्ड को देती है। तो यही चीज़ क्या होती है, यही चीज़ सर्कुलेट होती रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक, आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें आता है लीकेज। लीकेज क्या होता है, इट इज़ द मोमेंट ऑफ, इट इज़ द मोमेंट, सॉरी अमाउंट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ विच is withdrawn from circular flow of income, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस, सेविंग्स एंड इम्पोर्ट्स। यानी कि लीकेज क्या हो गया, जब भी हम विड्रॉ मतलब जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है तो उस बीच में जब भी हम कुछ विड्रॉ करते हैं पैसों का, अब वो हो गया टैक्सेस के फॉर्म में, सेविंग्स के फॉर्म में, इम्पोर्ट्स के फॉर्म में, उसे क्या बोला जाएगा, लीकेज बोला जाएगा। ठीक, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज़ दी अमाउंट विच इज़ एडेड टू दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये वो होता है जो कि हम ऐड करते हैं, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, एक्सपोर्ट्स हमने ऐड कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड अ इंजेक्शन, जो कि हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ऐड कर रहे हैं। ठीक, इनकम टेरिटरी क्या होता है, टेरिटरी इज़ अ जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन which person goods and capital circulate freely। ठीक, टेरिटरी क्या होता है, एक जोग्राफिकल टेरिटरी होती है जो जिसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ये टेरिटरी तैयार करी जाती है, जिसमें हमारे पर्सनस, गुड्स एंड कैपिटल्स आदि ये सर्कुलेट होते हैं, फ्रीली सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी रोक टोक नहीं होता है। इकोनॉमिक टेरिटरी का काम क्या होता है, पॉलिटिकल फॉरेंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटरी, वाटर, एयर, स्पेस। ठीक, एम्बेसेस, कंसल्ट्स, मिलिट्री बेसिस। ठीक, एम्बेसेस तैयार करना, कंसुलेट्स, कंसल्ट्स तैयार करना, मिलिट्री बेस तैयार करना, शिप्स, एयरक्राफ्ट ऑपरेट करना। ठीक, फिशिंग वेसल्स बनाना, ऑयल, नेचुरल एंड गैसेस, इन सबको ऑपरेट करना, ये सब इकोनॉमिक टेरिटरी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री का मतलब होता है अ पर्सन जो कि हमारी कंट्री में क्या कर रहा हो, कुछ वक्त हमारे कंट्री में रहता है। ठीक है, दैट इज़ नॉन एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक, इसमें देखिए, इज़ अ पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशंस हु नॉर्मली रिसाइड्स इन अ कंट्री, जो हमारी कंट्री में रह रहा है, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री। यानी कि उसका जो सेंटर है इकोनॉमी इनकम का, वो क्या है, वो हमारी कंट्री बन रही है, तो उसे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कहा जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं ऐड होती, मतलब
कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री नहीं होते हैं? डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल फॉरेन एम्बेसीज, ये सब हमारे फॉरेन कंट्री, वो हमारी कंट्री, ये सब किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन सकते। कमर्शियल ट्रैवल्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हो गए या ट्रैवल्स हो गए, कमर्शियल ट्रैवल्स जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं बस खाली, तो ये भी हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन सकते। ठीक, पीपल वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, WHO, IMF, UNESCO, ठीक, इन सब में जो भी काम कर रहे हैं, तो ये सब भी रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट की तरह ट्रीट होते हैं, बट दे आर नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, द रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स जो आपको याद रखने हैं, जैसे GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC यानी कि फैक्टर कॉस्ट, और NDP एट FC भी बोल सकते हैं इसको, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट FC, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP। ठीक, अब देखिए आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP एट MP कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो दे रखा है NDP एट FC में प्लस कर दीजिए डेप्रिसिएशन और प्लस कर दीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। इसको क्लियर करने के लिए, इसको इतना सारा फॉर्मूला याद करने से अच्छा है हमें कुछ फॉर्मूले तो याद ही हैं। जैसे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपने बस खाली देखना है जो भी टर्म्स दे रखे होंगे। अगर आपसे बोला गया GDP निकालो, ठीक, तो GDP को लेफ्ट साइड में रखा, एक और एग्रीगेट को हमने राइट साइड में रखा। ठीक, अब N का मतलब हो गया नेट और G का मतलब हो गया ग्रॉस। ठीक, तो नेट से ग्रॉस की तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो नेट से ग्रॉस की तरफ जाने के लिए हम क्या करेंगे? नेट से ग्रॉस की तरफ जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख दिया। डी का मतलब हो गया, डी का मतलब डी यहाँ पर भी सेम है, डी यहाँ पर भी सेम है, तो इससे तो कोई भी मतलब नहीं हुआ। ठीक, पी है, ठीक है, पी भी सेम है। हमारा यहाँ पे FC और MP आ गया। ठीक है, FC और MP आ गया। तो जब हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आना होता है, मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? FC में नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT जिसे हम बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। तो बस FC से MP पर आने के लिए हम क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे, बन गया हमारा फॉर्मूला। बस हमें कुछ टर्म्स याद होने चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC, GDP एट FC कैसे निकाला जाएगा? उसके लिए सेम हमने जो अभी आपको बताया, सेम उसी तरीके से काम होना है। ग्रॉस ग्रॉस सेम है तो इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं होगा। DD भी सेम है, लेकिन PP भी सेम है, लेकिन FC है। ठीक है, यहाँ पे FC क्या दे रखा है? MP से FC की तरफ आने के लिए क्या करेंगे? जब हम FC से MP की तरफ गए तो हमने क्या किया था? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस किया था। ठीक, तो जब हम FC से MP की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे? अपोजिट काम करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। किस में से? MP में से। और NIT निकालने का ये भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये इनडायरेक्ट टैक्स में ऐड कर दीजिए सब्सिडी। अगर आपको डायरेक्ट NIT नहीं दे रखा है तो इनडायरेक्ट में सब्सिडी ऐड कर दीजिए, बन गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर नहीं दे रखा है, ठीक, मतलब अगर दे रखा है तो बस आपको डायरेक्टली NIT लिख देना है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी कि NDP निकालने के लिए क्या करेंगे? बस माइनस डेप्रिसिएशन करना है। अब हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसमें देखिए सारे टर्म्स सेम हैं, DP और यहाँ पे भी DMP और DPMP यहाँ पे भी बस ग्रॉस, यहाँ पे G है, यहाँ पे N है। G मतलब ग्रॉस, N मतलब नेट। तो जब हमें नेट निकालना होगा
तो ग्रॉस से क्या करते हैं हम, डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़। नेक्स्ट, नेट एनडीपी एट एफसी निकालने का तरीका देखिए। डीपी दोनों सेम है, बस जी और एन में डिफरेंस आ रहा है। तो नेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, और एफसी निकालने के लिए हम एनआईटी करते हैं, और एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे, एनएनपी एट एफसी दे रखा है, एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए एनडीपी एट एफसी अगर दे रखा हो, ठीक, तो एनएन सेम है। डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे हम, फैक्टर इनकम अर्न बाय दी नॉर्मल रेजिडेंट फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट्स मेड टू अब्रॉड, ये करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस दिखाएंगे। और एफसी तो सब सेम है, बस सेम है। इसी तरीके से जीएनपी में भी यही हमें करना है, और एनएनपी एट एमपी में भी यही करना है। बस हमें जो एग्रीगेट दे रखा है उस क्वेश्चन में हमें दूसरा एग्रीगेट ढूंढना है जो गिवन होगा क्वेश्चन में, और उसी गिवन एग्रीगेट से हमें बाकी सारे टर्म्स को कैलकुलेट करना है, बस, ठीक है। आई होप ये टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। बस इसमें इन्हीं के फॉर्मूले दे रखे हैं आपके, ठीक है। ये देखिए, बस यहीं पे होता है हमारा ये चैप्टर ओवर, क्योंकि इसमें मेन हमें इन न्यूमेरिकल्स को देखने थे जिसके हमने फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग जो चैप्टर है ये बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें मनी का टर्म देखिए, व्हाट इज़ मनी। मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक। मनी एक ऐसा डिफाइंड सिस्टम है, ठीक, जिसके ज़रिए आप एक टाइम पर कोई भी सामान, कोई भी किसी भी की भी चीज़ हो, आप उसकी क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। पहले के टाइम पे ये चीज़ नहीं होती थी, पहले के टाइम बार्टर सिस्टम चलता था। तो अगर हमें कोई चीज़ परचेज़ करनी है या कुछ खरीदनी है या बेचना है, तो उसके लिए हमें दूसरों लोगों को वेट करना पड़ता था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसको ये सामान चाहिए हो और उसके पास वो सामान हो जो मुझे चाहिए, तब जाके हम उससे कुछ अदला बदली कर सकते हैं। लेकिन अब आपको कोई भी एक्सचेंज करना है, कोई भी सामान खरीदना है, परचेज़ करना है, सेल करना है, आप तुरंत जाइए मार्केट में, पैसा दीजिए, सामान लीजिए, है ना। तो मनी का फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी और कंटिजेंट फंक्शंस, 3 फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज होने का मीडियम है ये। कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू, एक कॉमन मेजर बनना, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, मनी ही एक ऐसा मेजरमेंट है, या मनी ही एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते, जिसके ज़रिए हम कोई भी सामान है, ठीक है, कोई भी सामान है, कोई भी चीज़ है, उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, ये एक स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट बन गया कि अगर पेमेंट करना है तो कैश में करिए, मनी के टर्म में करिए, ठीक। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप उस वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं, इवन आप चाहें तो इस वैल्यू को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक। कंटिजेंट फंक्शंस क्या हैं, बेसिस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट होने की फैकल्टी देता है, लिक्विडिटी की फैकल्टी देता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है अगर हमने कोई एसेट खरीद लिया, अगर हमने फर्नीचर खरीद लिया, तो भाई फर्नीचर है, चलेगा, जब मन चाहेगा तो हम उसको बेच भी सकते हैं, है ना। तो ये पैसों में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक। मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर से ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को। इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने का एक बहुत ही बढ़िया ज़रिया है, ठीक है। बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, बार्टर एक्सचेंज पहले के टाइम पे क्या होता था, बार्टर एक्सचेंज चलता था जिसमें हम गुड्स के बदले गुड्स खरीदते थे, ठीक, हमने गुड्स दिया और गुड्स लिया बिना मनी के ज़रिए, ठीक है। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हुआ करता था। इसमें कौन सी डिफ़िकल्टीज आती थी, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, हम लोग कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू नहीं कर पाते थे, उसकी कमी थी।
डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कि हमारी डबल कोइंसिडेंस हो जाना, ठीक, कि सामने वाले के पास भी वो सामान है जो मुझे चाहिए और उसको वही सामान चाहिए जो मैं देना चाह रही हूँ, ऐसी डबल कोइंसिडेंस हो जाए। बहुत कम था, बहुत रेयर, होता ही नहीं था। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट थी ही नहीं। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप उस वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करके रख सकते हैं, ठीक। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी की कमी थी, ठीक। डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज को एक्सचेंज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। अब देखो सप्लाई ऑफ मनी क्या है। टोटल स्टॉक ऑफ मनी, हमारे स्टॉक ऑफ मनी को देखें तो हमारी टोटल स्टॉक ऑफ मनी क्या है, करेंसी नोट्स है, कॉइन्स है, डिमांड डिपॉजिट्स हैं और बैंक्स है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं पब्लिक में। सप्लाई ऑफ मनी डजेंट इंक्लूड कैश बैलेंस हेल्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री एज दे आर नॉट इन एक्चुअल सर्कुलेशन ऑफ द कंट्री। तो अगर हम ये चीज़ देखें तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी हम लोग चाहे तो सेंट्रल में कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में कर सकते हैं, ठीक, कहीं पे भी हम जाके हम यानी कि हमारा जो मनी है वो पूरी कंट्री में सर्कुलेट होता है। मनी का अगर मेजर करना है मनी सप्लाई का, तो जितना भी करेंसी लोगों के पास है उसमें ऐड कर दीजिए नेट डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक, तो आपकी मनी सप्लाई पता चल जाएगी। तो M1 पता करने के लिए करेंसी जितनी है लोगों के पास, ठीक, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर कोई डिपॉजिट्स हैं तो वो ऐड कर दीजिए, तो M1 पता चल जाएगा, ठीक। M2 पता करने के लिए, मनी सप्लाई 2 पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, M1 के अंदर पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स करनी होंगी ऐड, और M3 पता करने के लिए M1 के अंदर टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स ऐड करना पड़ेगा, और M4 पता करने के लिए M3 के अंदर टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आई होप ये टर्म भी क्लियर हो गए होंगे। बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होती हैं जो क्या करती हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं लोगों के और लोन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए। इनका मेन काम होता है पैसे को लोगों का पैसा डिपॉजिट करना और उनको लोन प्रोवाइड करना, ठीक। कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस क्या होते हैं, इनके कुछ फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शंस, जैसे पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इनका प्राइमरी पहला फंक्शन हो गया, जिसमें हम क्या करेंगे, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेंगे। एडवांसिंग लोन, हम क्या करेंगे, लोन्स को एडवांस करें यानी कि लोगों को लोन्स प्रोवाइड करेंगे और उनके बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करेंगे, ठीक, ये इनका पहला मेन फंक्शन था। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, एजेंसी फंक्शन। इसके अंदर एजेंसी फंक्शन आ जाती है कि ये हमें एज अ एजेंट हमारी हेल्प करती है, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ फंड करना, कलेक्शन ऑफ फंड्स करना, ठीक, अगर हमने कोई भी परचेज या सेल किया है तो हमारे बिहाफ पे कस्टमर्स को पे ऑफ करना या हमारे बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ को परचेज या सेल करना। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, कुछ भी इंटरेस्ट है, कुछ भी डिविडेंड है, वो कहाँ कलेक्ट होता है, हमारी बैंक ही तो कलेक्ट करती है। पेमेंट ऑफ बिल, बिल का पेमेंट करना अगर हमने ऑटो कर दिया है, जैसे अगर हम लोग पेटीएम वगैरह पे पेमेंट ऑटो पेमेंट लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा कि हर महीने इस तारीख तक आपके अकाउंट से इतना जितना भी बिल होगा वो कट जाएगा, ठीक है। या इंश्योरेंस का आपने ऐसा कुछ कर रखा है तो वो ऑटोमेटिकली कट रहा है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बैंक आपके ज़रिए कर रही है। एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी ऑफ विल, ठीक, एक्टिंग एज करस्पॉन्डेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कस्टमर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इनकी सेकेंडरी फंक्शंस हैं। कुछ इनकी जनरल यूटिलिटी फंक्शंस भी होती हैं, जैसे परचेज एंड सेल करना फॉरेन एक्सचेंज को, इंश्योरेंस या ट्रैवलर्स चेक इंश्योरेंस या ट्रैवलर्स चेक्स प्रोवाइड कराना, सेफ कस्टडी यानी कि लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं हमको, अंडर राइटर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये जनरल यूटिलिटी फंक्शंस हो गए। आई होप ये भी टर्म क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
सेंट्रल बैंक्स क्या होती है? सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री की, ये हर एक कंट्री में होती है, हर बैंकों की बैंक, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सभी बैंकों का सुनना, यानी कि सभी बैंकों को मैनेज करना, उनको प्रोवाइड करना। अगर हमारी बैंकों को लोन की ज़रूरत पड़ गई या पैसों की ज़रूरत पड़ गई या उन्हें कोई भी गाइडेंस चाहिए, सुपरविजन चाहिए, तो वो कहाँ जाएंगी, किसके पास जाएंगी? तो उसके लिए सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? सभी बैंकों को मैनेज करती है, सुपरवाइज करती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। अब सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन है? हमारी सेंट्रल बैंक क्या करती है? इशू करती है, नोट्स इशू करती है, करेंसी इशू करती है, ठीक। बैंकर टू दी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट्स की भी बैंकर है ये, बैंकर्स की बैंक है, यानी कि जो बैंक है इतनी सारी कमर्शियल बैंक्स, उन सब की बैंक है ये, सुपरवाइज़र भी है ये, क्रेडिट कंट्रोल करती है ये, लास्ट रिजॉर्ट लेंडर भी प्रोवाइड करती है ये। इसकी इसी के पास, बैंक के पास ही क्या रहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज की पूरी करेंसी रहती है। सारी करेंसीज किसके पास रहती है? आरबीआई के पास, हमारी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है उसके पास। अब मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स क्या होता है? क्रेडिट इज डिफाइंड एज फाइनेंस मेड अवेलेबल बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी ऑन अ सर्टेन रेट ऑफ एक्सचेंज। The capacity of a bank to create money credit depends on amount of primary deposits and legal reserve ratio। यानी कि क्रेडिट क्रिएशन क्या हो गया? हमारी बैंक्स, हमारी कमर्शियल वो आरबीआई कहती है कि हमारी कमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट वो मनी क्रिएट करके रखना चाहिए, यानी कि उनके पास कुछ अमाउंट पहले से ही रिजर्व होना ही होना चाहिए। और ये दो तरीके से होते हैं, एक होता है प्राइमरी डिपॉजिट और एक होता है एलआरआर। एलआरआर क्या होता है? एलआरआर इज़ फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। हमारी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है वो एक एलआरआर फिक्स रखती है, यानी कि एक रेशियो फिक्स रखती है कि हर बैंक को इतना रेशियो, इतने परसेंट तो डिपॉजिट अपने पास रखा ही होना चाहिए। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर इट इज़ अ पार्ट ऑफ एलआरआर। ये एलआरआर का पार्ट होता है जो कि सेंट्रल बैंक में रखा जाता है, ठीक है। एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? एसएलआर जो होता है ये भी एलआरआर का पार्ट होता है, जो कि बैंक अपने पास खुद रखती है। यानी कि एलआरआर के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सीआरआर और एसएलआर। तो सीआरआर जो होता है वो सेंट्रल बैंक रखाती है, ठीक है, और एसएलआर वो बैंक खुद रखती है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई हो आपका। वैसे आपका ये जो सीआरआर है और एसएलआर है, ठीक, और ये जो रेपो रेट है और रिजर्व रेपो रेट है, ये सब आपके सिलेबस से रिड्यूस्ड है, तो इसे आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं फिएट मनी के ऊपर। फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी इज़ अ करेंसी दैट अ गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड अ लीगल टेंडर। ये एक लीगल टेंडर होता है बट इज़ नॉट बैक्ड बाय अ फिजिकल कमोडिटी। ये एक फिजिकल कमोडिटी में नहीं आता। द वैल्यू ऑफ फिएट मनी इज डिराइव फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। ये सप्लाई और डिमांड के ऊपर आता है, ठीक है। फिड्यूशरी मनी क्या होती है? फिड्यूशरी मनी मनी दैट डिपेंड्स फॉर इट्स वैल्यू ऑन कॉन्फिडेंस दैट इज एक्सेप्टेबल बाय मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि वो मनी, ठीक, ये ऐसी मनी होती है जो कि हमारी कम मतलब हम मान सकते हैं, अगर हमने ये किसी को पैसा दिया, हमने 10 रुपए की नोट पकड़ाई, तो हाँ ये सर्टिफाइड पेपर है और सामने वाला मान रहा है कि ये 10 रुपए ही आप दे रहे हैं, असली के 10 रुपए दे रहे हैं, ठीक। जैसे अगर चेक है, तो चेक क्या है? चेक एक तरीके का फिएट मनी हो गया, यानी कि ये एक फिजिकल कमोडिटी है, लेकिन इसे गवर्नमेंट ने थोड़ी ना कोई करेंसी के फॉर्म में बताया है, ये करेंसी नहीं है, लेकिन उसे करेंसी की जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं चेक को, ठीक। तो ये हो गया फिएट मनी। फिड्यूशरी मनी जो कि हमारी फिड्यूशरी मनी यानी कि जो कि हमारी गवर्नमेंट सर्टिफाइड करती है, जिसे हम बोलते हैं कॉइन्स, नोट, करेंसी, है ना, ये सारी हमारी फिड्यूशरी मनी हो गई। हाई पावर्ड मनी, this is monitored monetary aggregate that the Federal Reserve has controlled over through the monetary policy।
also called high powered money because the effect of changes in monetary base on money supply is magnified by money multiplier. ठीक। हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है ये एग्रीगेट मनी होता है, यानी कि टोटल सम ऑफ मनी होता है। इसे फेडरल रिजर्व भी बोला जाता है और ये कंट्रोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, इसीलिए इसे हाई पावर्ड मनी भी बोला जाता है। ठीक। आई होप ये टर्म्स समझ में आए होंगे। हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर। इस चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड हमें पता है क्या होती है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड कितनी है। ठीक। ये रिफ़र करता है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्लान्ड हुई हैं बीइंग ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक द एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड जो है रिप्रेजेंट करता है टोटल एक्सपेंडिचर्स को गुड्स एंड सर्विसेज पर। ठीक है, एक टाइम पे एग्रीगेट डिमांड जो है उसे कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर हाउस होल्ड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड कर दीजिए, इसके अंदर ऐड कर दीजिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट कंजम्पशन, और जो भी हमारा नेट एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट निकालने का तरीका होता है जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है उसमें से इंपोर्ट माइनस कर दीजिए, आपका एक नेट एक्सपोर्ट निकल आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऐड कर देंगे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड निकल के आ जाएगा। और दूसरा सेक्टर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कंजम्पशन ऑफ यानी कि हाउस होल्ड्स, और कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऐड कर देते हैं। ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, जब हम टोटल सप्लाई देखते हैं, ये मनी वैल्यू है जिसमें हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है अवेलेबल फॉर परचेज बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। इट इज़ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ये गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। ठीक है। एएस इज़ नथिंग बट द नेशनल इनकम, एएस कुछ नहीं है जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल इनकम है। ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो है इसके अंदर क्या किया जाता है, कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन में प्लस कर देते हैं हम एस को, तो एस क्या हो गया हमारा, सप्लाई। ठीक है। ए एस इज इक्वल्स टू वाई, वाई का मतलब होता है नेशनल इनकम। कंजम्पशन फंक्शन कैसे बनता है, सी इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट वाई। ठीक। सी का मतलब हो गया कंजम्पशन, वाई का मतलब हो गया इनकम, और एफ का मतलब हो गया फंक्शन, यानी कि कंजम्पशन किससे रिलेट करता है, इनकम से रिलेट करता है। सी का मतलब तो कंजम्पशन है। ठीक। और क्या नाम है, कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो भी हैं उसमें हम क्या कर देंगे, एमपीसी, एमपीसी क्या हो गया, मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम, इसे ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इनकम से। ठीक। ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है डजेंट चेंज अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम, ये ऐसी कंजम्पशंस होती हैं जिनका कोई भी जिनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, भले हमारी इनकम बढ़े या घटे। ठीक। ऐसे कंजम्पशंस को हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आई होप ये भी टर्म क्लियर हुआ होगा। इसमें बस हम वो टर्म्स बता रहे हैं जो कि आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। एवरेज प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम, इट शुड बी, इट इज़ अ शेड्यूल दैट शोज कंजम्पशन, ये एक शेड्यूल है जिसमें हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, एक डिफरेंट लेवल पर सेट करते हैं और दिखाते हैं। ठीक। कंजम्पशन फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एपीसी और एक होता है एमपीसी। एपीसी का मतलब क्या होता है, ये रिफ़र करता है रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन और टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम, इन दोनों के बीच का रेशियो बताता है, यानी कि सी अपॉन वाई। और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एपीसी जो होता है वो 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज़ मोर देन नेशनल इनकम, हमारा जो कंजम्पशन है वो हमारी नेशनल इनकम से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, और अगर हमारा एपीसी 1 के बराबर है, इट मीन्स हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर कंजम्पशन और नेशनल इनकम बराबर है।
और एपीसी अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कंजम्पशन जो है वो लेस हो गया है नेशनल इनकम से। और एपीसी फॉल विथ इंक्रीज इन इनकम, एपीसी फॉल करेगा जब इनकम इंक्रीज करेगी। और एपीसी कभी भी ज़ीरो नहीं होता है क्योंकि नेशनल इनकम कभी ज़ीरो नहीं होती। अब देखो, मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम क्या होता है, ये रिफर करता है चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम, कितना चेंज आ रहा है। तो एमपीसी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखें तो वैल्यू ऑफ एमपीसी क्या है, बिटवीन 0 और 1। यहाँ पे इफ़ द एंटायर एडिशनल इनकम इज़ कंज्यूम्ड, अगर सारी एडिशनल इनकम कंज्यूम्ड हो गई है, देन चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन जो आपका इनकम होगा दोनों ही बराबर होगा। और अगर एमपीसी आपका 1 के बराबर है तो एंटायर एडिशनल इनकम जो हो रही है वो क्या हो रही है, सेव हो रही है, जिसमें चेंज इन कंजम्पशन क्या है, 0 होगा। ठीक है, और एमपीसी भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक, MPC is the slope of consumption curve and remains constant throughout in the short run. वैल्यू ऑफ APC एंड MPC, यानी कि APC क्या होगा, MPC से ज़्यादा होगा। सेविंग फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन इज इक्वल्स टू इनकम। ठीक, ये हमारे इनकम से रिलेट करती है। सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उसमें MPS जोड़ देते हैं। ठीक है, सेविंग फंक्शंस के दो टाइप्स होते हैं, APS और MPS, यानी कि एवरेज प्रॉस्पेरिटी टू सेव और मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेव। तो जहाँ जहाँ कंजम्पशन था वहाँ वहाँ पे सेविंग ले आएंगे, तो सेविंग अपॉन इनकम हो जाएगा APS में। और यहाँ पे ये क्या होगा, एज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल, सेविंग जो है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती और ना ही इनकम के बराबर हो सकती है। ठीक, APS कैन बी ज़ीरो, APS हमारा ज़ीरो हो सकता है। ठीक, इवन ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा जो अगर कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर है तो हमारा जो सेविंग है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। अगर APS नेगेटिव है इट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट से वो नीचे है। ठीक, APS अगर राइज करेगा तो इसका मतलब इनकम भी राइज हो रही है। मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेव में क्या होता है, चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन इनकम डिवाइड करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, MPS अगर हमारा 1 है तो इसका मतलब हमारी जितनी भी एडिशनल इनकम थी उसको हमने सेव किया है। ठीक है, और MPS अगर हमारा 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी इनकम थी उसको हमने क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है। MPS स्लोप जो होता है वो सेविंग कर्व होता है और MPS रिमेन कांस्टेंट होता है थ्रू आउट अ शॉर्ट रन। रिलेशनशिप बिटवीन APS एंड APC, इन दोनों के बीच का अगर हम रिलेशन देखें तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इनका सम कितना होगा, 1 होगा। Y इज इक्वल्स टू C प्लस S, इनकम जो होती है वो हमने जितना कंजम्पशन किया है प्लस जितना सेविंग करा है उन दोनों का सम होता है। अगर हम इन दोनों ही साइड को अगर हम y से डिवाइड करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की साइड 1 आ जाएगा और APS प्लस APC का क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बनेगी जो आपके सामने है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो इससे क्या बना, APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन बनी ना। इसीलिए बोला गया कि अगर हम कंजम्पशन और सप्लाई करें तो वो इनकम के बराबर होगी। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रेफर करता है एक्सपेंडिचर को जो कि इनकर्ड हुई है न्यू कैपिटल एसेट्स के जरिए। ठीक, इसमें देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड करे गए हैं दो हेड्स में, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जिसके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं, यानी कि इसके ऊपर हमें एक्सपेक्टेशंस रहता है कि प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम लेवल होते हैं। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं,
विच आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन लेवल ऑफ इनकम। ये जो है ये हमारे लेवल ऑफ इनकम से चेंज, मतलब इनका हमारी जो इनकम है उसमें जो भी चेंजेस आए उससे इनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या हो गए ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स। एक्स एंटी सेविंग्स क्या होती है? एक्स एंटी सेविंग्स रिफर्स द अमाउंट सेविंग्स विच हैज़ ऑल हाउस होल्ड्स इंटेंट, यानी कि ये सिर्फ मतलब जितना भी हाउस होल्ड से रिलेटेड है, ठीक है, उसे एक्स एंटी सेविंग्स बोला जाता है। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट्स हो गया जैसे विच ऑल द फर्म प्लान टू इन्वेस्ट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, जिसमें हम एक प्लान कर लेते कि हम एक अलग लेवल ऑफ इनकम के ऊपर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे शुरुआती टाइम पर। वो क्या हो गया एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट्स। और एक्स पोस्ट सेविंग्स क्या हो गई, जिसमें हम एक्चुअल और रियलाइज सेविंग्स को क्या करते हैं, सेव करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या फाइनेंशियल ईयर के लिए। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट में हम एक्चुअल या रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या पर्टिकुलर ईयर के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब हमारा एडी और एएस क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि सेविंग्स और इनकम दोनों बराबर होती है, तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल है ये। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना जहाँ पर हमारे वर्कर्स एबल टू वर्क है और विलिंग टू वर्क है। ठीक है, और उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है काम करने की। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो होते हैं, यानी कि ये ऐसी सिचुएशन होता है जो एबल तो है काम करने के लिए बट विलिंग नहीं है। ठीक है, एबल है लेकिन विल नहीं कर रहे, वो चाहते नहीं है काम करना। ठीक, और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ये है, ये एबल है, विलिंग टू वर्क है, बट इनको कोई भी काम नहीं दे रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर ये एबल टू वर्क है और ये काम भी कर रहे हैं। ठीक है, आर नॉट गेट, मतलब सॉरी, काम करने के लिए इनको अगर वेजेस जो भी दिया जा रहा है उस पर वो रेडी भरी है, रेडी भी है। ठीक है, कि हाँ इतने पे वो काम कर लेंगे, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वैसे आपके उसमें है नहीं तो आपको पढ़ने की नीड नहीं है। एक्सेस डिमांड क्या होती है? एक्सेस डिमांड होती है जब एग्रीगेट डिमांड हो और एग्रीगेट एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि हमारी डिमांड क्या है वो सप्लाई से ज़्यादा हो तो उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? ये ऐसा गैप होता है जिसमें एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो ज़्यादा होता है एग्रीगेट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड से। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है? व्हेन एडी फॉल्स शॉर्ट एज एएस, जब हमारा एग्रीगेट डिमांड फॉल कर जाता है एग्रीगेट सप्लाई पर तो उसे हम डेफिशिएट डिमांड करते हैं, यानी कि हमारा एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट पे, तो उसे हम डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। डेफिशियरी गैप क्या होता है? यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, लेस है एग्रीगेट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड से। ठीक है, अब फिस्कल मेजर्स और फिस्कल पॉलिसीज़ क्या होती हैं? मतलब ये क्या करती है, इनका काम होता है चेंज इन टैक्स, अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं टैक्सेस में या पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं या पब्लिक बोरोइंग में चेंजेस आ रहे हैं, ये सब क्या आ गए हमारे फिस्कल मेजर्स या फिस्कल पॉलिसीज़। मॉनेटरी पॉलिसीज़ या मॉनेटरी मेजर्स में दो टर्म्स आते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में बैंक रेट आ गए, कैश रिजर्व रेट रेशियो आ गया, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो आ गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गए। और क्वालिटेटिव में मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स हो गया, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट हो गई, डायरेक्ट एक्शन हो गया और मोरल सुएशन हो गया। ठीक है, ये तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है। ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस पूरे बुक का, मैक्रो इकोनॉमिक्स में से बजट, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट जो है, बजट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड receipts and expenditures of government for the coming fiscal or financial year।
फाइनेंशियल ईयर को हम फिस्कल ईयर भी बोलते हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो अपने भी खर्चे बनाती है कि हाँ भाई हमें एक बजट बनाना चाहिए जिसमें हमें इतना खर्चा करना है, इतना पैसा लेना है। इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है बजट बनाने का, कि उन्हें री एलोकेशन हो जाए उनके रिसोर्सेज का, कि भाई उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज है, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, कहाँ कहाँ पे उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है या कहाँ कहाँ से पैसा मिलेगा उनको। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उनके पास कितनी है, यानी कि कितना पैसा है कितना नहीं है। पब्लिक को कैसे मैनेज करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी करनी है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा रहेगा। ठीक, इन सब चीज़ों के ऊपर सोच विचार करेंगे, कैसे करेंगे, जब वो बजट बनाएंगे। ठीक है। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू क्या करता है, रेवेन्यू बताता है भाई हमारी गवर्नमेंट की इनकम कहाँ कहाँ से हो रही है, वो कैसे होगी। ठीक, पैसे उसके पास भी तो आएंगे, तो वो कहाँ से कमाएगी या कहाँ से उसके पास पैसे आना है। कैपिटल, कि वो लोगों के लिए कितना खर्चा करेगी, वो खर्चा तो कैपिटल से करती है ना, तो कैपिटल बजट हो गया। तो रेवेन्यू बजट बताता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को, जो अपने एक्सपेंडिचर से मीट करेगी, किसके ज़रिए, रेवेन्यू के ज़रिए। कैपिटल बजट हो गया जिसमें वो क्या करती है, लोगों के लिए खर्च करना। ठीक, रेवेन्यू जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और जो कैपिटल होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब बजट रिसिप्ट्स देखते हैं। बजट रिसिप्ट्स में आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में अगर देखा जाए तो हमारी कंपनी की, हमारी गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है, टैक्स के ज़रिए। टैक्स में भी तो देखा जाए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ और प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। इसके ज़रिए क्या होती है, हमारी गवर्नमेंट की इनकम हो रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट ड्यूटी या एंटरटेनमेंट टैक्सेस, ये हो गए। और नॉन टैक्स हो गए जैसे कमर्शियल रेवेन्यू, इंटरेस्ट, डिविडेंड, एक्सटर्नल ग्रांट्स, फीस, लाइसेंस, पेनल्टीज, फाइन्स। ये सारी क्या हो गए, नॉन टैक्स के ज़रिए जो हमारी कंपनी, हमारी गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कैपिटल रिसिप्ट्स भी बनाती है। यानी कि कैपिटल यानी कि ये सारी जो भी पैसे थे, ये जो भी इनका इनकम हुआ है, ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए इनके पास क्या है, जैसे बोरोइंग करना, अदर लाइबिलिटीज़, या उन्होंने किसी कंपनी की डिवेंचर्स खरीद लिए या सिक्योरिटीज़ खरीद ली, या उन्होंने कोई लोन रिकवर किया। खरीदते नहीं है ये बोरोइंग कोई भी, इन्होंने अपनी बोरोइंग्स दी थी तो उससे उनको इंटरेस्ट हो रहा है लंबे समय तक। इन्होंने किसी को लंबे समय के लिए लोन दे रखा है गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट ने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है पैसा। ठीक, तो वो हो गए कैपिटल रिसिप्ट्स। अब डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हमने आपको बताया ही है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ना इधर वो होती है रिसिप्ट जो कि ना तो हमारी गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बना रहा है, बढ़ाता है, ठीक है, और ना ही उनके एसेट्स को घटाता है। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, ये ना तो हमारी गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज क्रिएट करता है और ना ही उनके फाइनेंशियल एसेट्स को रिड्यूस करता है। ठीक है। बजट एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, बजट एक्सपेंडिचर्स क्या करते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स अगर हम देखें तो ये क्या करती है, ये ना तो एसेट्स क्रिएट करती हैं और ना ही एसेट्स को वो लाइबिलिटीज़ को कम करती हैं। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट करना, सब्सिडीज पे करना, पेंशन पे करते हैं, गवर्नमेंट ही तो करती है ना, तो ये रेवेन्यू खर्चे हो गए। ठीक, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हो गए जो कि ना तो एसेट्स क्रिएट कर रहे, ये इट क्रिएट एसेट्स, ये एसेट्स क्रिएट करते हैं और लाइबिलिटीज़ रिड्यूस करते हैं। ठीक है, इनका जैसे कि इन्होंने स्कूल बनवा दिया, ठीक, या इन्होंने स्कूल बनवा दिया, रोड बनवा दी, तो ये सब क्या है, एसेट ही तो इन्होंने बनाई ना। ठीक है। बजट डेफिसिट क्या होती है, बजट डेफिसिट होता है जब हमारी गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो और इनकम कम हो तो बजट डेफिसिट हो जाएगा। बजटरी डेफिसिट यानी कि खर्चे ज़्यादा हो रहे, टोटल खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और टोटल रिसिप्ट्स कम हो रहे हैं।
रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया, यानी कि जब हमारी गवर्नमेंट की रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, ठीक है। और रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया, ये तो अभी हमने बताया। रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम है। अब इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं वो देखिए। हाई रेवेन्यू डेफिसिट शोज फिस्कल इनडिसिप्लिन। अगर ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट है तो वो क्या डिफाइन करता है, क्या दिखाता है, फिस्कल इनडिसिप्लिन है, ठीक है। इट शोज वेस्टफुल, यानी कि अगर ज़्यादा आपका वो हुआ है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, रेवेन्यू लॉस हुआ है, तो वो क्या शो करता है कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, ज़्यादा खर्चे करे हैं, वेस्ट खर्चे करे हैं। इट इम्प्लाइज द गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, हमारी ये दिखाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेविंग्स नहीं कर रही है, ठीक है। ये हमारी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स को कम करता है, ठीक है। और रेवेन्यू डेफिसिट क्या करता है, वार्निंग देता है, सिग्नल देता है कि भाई आपके पास खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम कम हो रही है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या होती है, फिस्कल डेफिसिट में होता यह है कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर्स है वो ज़्यादा होता है और टोटल रिसिप्ट्स कम होते हैं, ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट्स के क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, ये बताता है, ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर दिखाता है, हमारी कंट्री के हमारी कंट्री का डेप्ट दिखाता है कि हमारी कंट्री कितने उधार पे चल रही है। इसकी वजह से, फिस्कल डेफिसिट की वजह से हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट कम हो सकती है और हमारी गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ इंक्रीज कर सकती है। हम फॉरेन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा तो, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट जो होता है ये बाय डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट वी गेट प्राइमरी डेफिसिट। अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दे तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है। प्राइमरी डेफिसिट किससे बनता है, फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट्स हटाने से, ठीक है। आप प्राइमरी डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस अगर देखें तो इसके डिफरेंट डेफिसिट्स होते हैं। मेजर्स टू करेक्ट डिफरेंट डेफिसिट्स, यानी कि मॉनेटरी एक्सपेंशन और डेफिसिट फाइनेंसिंग, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, डिसइन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, लोअरिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये सारे क्या हैं, मेजर्स हैं जिसकी वजह से हमें इतने सारे अलग अलग डेफिसिट्स देखने को मिलेंगे। आई होप ये टर्म्स आपको समझ में आए हो। हमने आपको इसके ज़रिए सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें बताई हैं जो आपको इस वक्त पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा लेंदी नहीं बताया है, जो इसमें आपका पूरा चैप्टर यानी कि पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर हो जाए, वो हमने आज आपको कराया है। आई होप ये समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी कोई भी डाउट आते हैं सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, हम ज़रूर बताएंगे उसके बारे में। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों ही के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग विद बिलीव लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बी एनर्जेटिक। थैंक यू।